अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश भी हूँ क्योंकि आज वीकेंड है। तो कल छुट्टी होती है तो एक दिन पहले ही आपकी वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही होती है। तो मेरी कल छुट्टी है तो इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ कि आराम से कल नींद पूरी की जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी सुबह खुशगवार गुजरी होगी, उसका आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप भी वीकेंड के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और खुश होंगे। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसा मौजू है जो ना सिर्फ हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है बल्कि इससे हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है। यूँ तो सबको पता भी है कि जनाब हंसमुख या फिर मिलनसार लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर उससे भी बढ़कर उन्हें साइंसी फ़ायदे भी मिलते हैं। अब ये साइंसी फ़ायदे है क्या, इस पर भी थोड़ी सी बात करनी है ताकि आप भी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और अपनी बिला वजह की जो उदासी है ना उससे बाहर आ जाएं। याद रखें कि हंसी मजाक एक बेहतरीन दवा है और ये कोई शायरी नहीं है बल्कि ये एक साइंस है। तहकीक से ये साबित होता है कि जनाब मुस्कुराना या हंसी ना सिर्फ हमारी जहनी सेहत को बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाती है। जब हम हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना वो एंडोर्फिन नामी एक हार्मोन है जो खारिज करता है, जो कुदरती तौर पर हमें खुशी और सुकून का एहसास देते हैं। अब ज़रा सोचें कि हमारे प्यारों से की गई हमारी मुलाकातें, वो कहकहे, चाय के कप्स, इधर उधर की बातें, एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाना, ये लम्हात कितने खुशगवार हैं। और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं तो आपको पता है कि सारे बैठकर बचपन में तो हम रज़ाइयाँ लिया करते थे, रज़ाइयों में बैठ के मूंगफली खाया करते थे। अब जो है वो रज़ाइयों की जगह कंफर्टर्स ने ले ली हुई है और उसमें बैठकर आप मूंगफली खाएं और इस जैसी नेमत इसमें मेरे ख्याल से मुलाकात का मज़ा मज़ीद दुबाला कर देती है। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आजकल की मसरूफियात इतना वक्त भी नहीं हमें देती हैं कि हम इन खूबसूरत लम्हात को दोबारा से जी सकें, कुछ अच्छी यादें दोबारा से बना सकें, ज़िंदगी का एहसास ले सकें। और शायद यही वजह है कि हम तरह तरह की ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक वो लोग जो बाकायदगी से अपनी फैमिली मेम्बर से या दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें डिप्रेशन की शरह बहुत हद तक कम हो जाती है। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ना थोड़ा सा वक्त निकालें और कोई मौका ज़ाया ना करें। ये वैसे भी हमारी जो समाजी रिवायत है ना उसके मुताबिक है, उसे भूलना हमारी पहचान के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें ये लगता है कि वक्त ज़ाया होगा, शायद एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मगर हफ्ते में 10 दिन बाद किसी एक याद या फिर महफिल से कोई वक्त ज़ाया नहीं होता मुझे लगता है। यूँ भी तो हम सोशल मीडिया पर या फिर जो टेक्नोलॉजीज़ है इसके ऊपर कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ रील्स स्क्रॉल डाउन करते करते हम घंटों उसके ऊपर वक्त ज़ाया कर देते हैं, जिसका उल्टा हमारी सेहत पर नुकसान होता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। ऊपर से ये भी समझने की ज़रूरत है कि जनाब रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं इसी जिद्दत की वजह से। यही सोशल मीडिया ऐप्स जिनसे हमारा मोड ऑफ इंटरटेनमेंट बदल चुका है। पहले मोड ऑफ इंटरटेनमेंट हुआ करता था हमारी आपस की मुलाकातें, खुशगपियाँ और बैठ के किस्से कहानियाँ सुनना, अपनी बताना। अब जो ये ऐप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये हमारा मोड ऑफ इंटरटेनमेंट बन गए। तो असल दुश्मन ये ऐप्स हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना है हमने। और वही वक्त है 1-to-1 गैदरिंग्स के लिए आप निकाल सकते हैं। गो कि ये मुश्किल टास्क है, आई नो, पर इसे एक जंग समझें। तो इसलिए शेयरिंग करना, कम्युनिकेशन करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है और इसमें आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके घर वाले होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो वीकेंड के लिए आपने अच्छे तरीके से एक प्लानिंग करनी है ताकि आपका वीकेंड अच्छे तरीके से गुजरे। और मंडे को मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपने किया क्या है वीकेंड के ऊपर। तो जनाब अभी हमने आगे बढ़ना है। जनाब सर्दियां आते ही ना मछली की मांग में इजाफा हो जाता है और फिर हमें जगह जगह पर मछली के स्टॉल्स भी नज़र आते हैं। और सर्द मौसम में सी फूड खाना हो तो अमूमन
मछली का इंतखाब ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये कह लें कि पॉकेट फ्रेंडली भी होती है सबके लिए। अब हमारे मुल्क में मछली की बहुत सारी इकसाम जो है ना वो पाई जाती हैं, जिनमें रोहू और बाम काबिल ज़िक्र है। अब मछली के जो शौकीन अफराद हैं वो ये कहते हैं कि सर्द मौसम में मछली खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद के हामिल होती है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए मखसूस और जो अहम तरीन हमारी ग़िज़ाई अज्जा जिनमें हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं या विटामिन डी, उससे माला माल होती है। यही नहीं बल्कि मछली को दिमाग और जिस्म के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़ जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसका भी अहम तरीन एक ज़रिया समझा जाता है। इसमें मज़ीद और क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर हम इसका इंटेक करते हैं पूरी सर्दियों में तो उसका फ़ायदा क्या होगा हमें, हमारी बॉडी को या हमारी मेंटल हेल्थ को, इस पर बात करनी है आज। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर माहा अंसर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। माहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माहा आप खुद खाती हैं मछली? हाँ जी बहुत शौक से। हाँ, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से जो सबको पसंद है। हाँ जी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, यंगस्टर्स को भी, इवन दो के बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि कुछ चीज़ें मैंने इसकी बता दी हैं, कुछ फ़ायदे जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें और क्या क्या ऐसे कह लें कि मैजिकल चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं जिनका हमें नहीं पता है और उस तरह हम इसका इंटेक नहीं कर रहे होते। मतलब हम ओकेजनली इसको खाना पसंद करते हैं, हम डेली रूटीन पे नहीं खाते हैं। तो क्या क्या इसमें ऐसे कह लें कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? अच्छा, फ़िश का ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिथ कह सकते हैं कि कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से ना हम सिर्फ सर्दियों में इसका इंटेक करते हैं, हालांकि गर्मियों में भी करना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन या रिसर्चेस की बात करें तो इसकी तासीर गर्म नहीं होती, इसकी तासीर ठंडी होती है अगर हम इसको ग्रिल फॉर्म में या बॉयल फॉर्म में खाएं। लेकिन क्योंकि हम बहुत स्पाइसेस लगाते हैं और डीप फ्राई करते हैं तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है इस वजह से। और गर्मियों में तो मेरा ख्याल है हम फिश खाते ही नहीं है, इस वजह से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पता नहीं खाएंगे तो सिर्फ क्या सर्दियों में ही खानी है। हाँ जी, हालांकि ये सिर्फ हमारा ये कह लो कल्चरल प्रेफरेंस है। हालांकि ये चीज़ अब दूर होनी चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन अवेयरनेस करें तो हमें बताना चाहिए कि गर्मियों में भी खाएं, लेकिन इसको थोड़ा ग्रिल फॉर्म में खाएं। आप स्पाइसी कम करें, इसको डीप फ्राई ना करें। अच्छा। बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम सर्दियों में भी डीप फ्राई ना करें तो अच्छा है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो ये हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इतनी डीप फ्राई वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें तली अच्छी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए अच्छी नहीं होती, बीपी हाई वालों के लिए अच्छी नहीं होती है, डायबिटिक्स के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं कहती हूँ बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है कि इतनी छोटी एज में इतनी तली हुई चीज़ें आप उनको खिलाएं। फिश की इतनी भरपूर ग़िज़ाइयत है जो हम उसको डीप फ्राई करके ना कम कर रहे होते हैं। अच्छा। बाकी ये है कि गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों खा सकते हैं आप ग्रिल फॉर्म में खाएं, बॉयल फॉर्म में खाएं, वो ज़्यादा अच्छी है। और सर्दियों में तो चलें, अगर हम कहते हैं हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में खाएं, चलो सर्दियों में तो फिर चले ज़रूर ही खाएं, सर्दियों में भी कोशिश करें ग्रिल फॉर्म में खाएं। मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहूँ कि आप इसको डीप फ्राई करके ऑयल में तल के खाएं, इससे अच्छा है कि आप ग्रिल फॉर्म में ही खाएं। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलती है। विटामिन B12 जो हमें सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलता है, ऐसा विटामिन है। आजकल ये जो पट्ठों में दर्द होती है, खिंचाव होता है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो लोग जो है मेथी कोबाल इस तरह के सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर वो फिश खाएं तो उनके ये उसी से रिक्वायरमेंट पूरी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती काफी हद तक बेहतर हो जाती है क्योंकि इसमें अच्छी अमाउंट में विटामिन B12 होता है। इसके अलावा इसमें आयोडीन बहुत अच्छा है। इसमें अब जैसे आपने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी में ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये आजकल हमें बहुत प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिजीजेज हो रही हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजिश रहती है बॉडी में, कोई ना कोई बीमारी है, तो ये इन्फ्लेमेशन को ओवरऑल बॉडी में कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बेसिकली जो फिश से हमें मिलते हैं उसमें DHA और EPA होता है जो बेसिकली ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी है, मैटरनल हेल्थ के लिए भी और चाइल्ड
के हेल्थ के लिए भी। इवन मैं कहती हूँ कि अगर चलें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप खाएं, ज़रूर कंज्यूम करें। आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड भी आप खा सकते हैं। वो भी तब भी खा क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू चले जाते हैं। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की गर्म ग़िज़ाओं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि गर्म नहीं है, जैसे आप कह रही हैं साइंटिफिकली प्रूवन है कि गर्म नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गर्म नहीं, ग़िज़ाएं जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करें तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप प्रेगनेंसी में फिश अवॉइड करें या फिश ना खाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितनी एडल्ट्स की, एक नॉर्मल एडल्ट्स की सर्विंग अलाउड है 2 to 3 सर्विंग्स होती हैं पर वीक। और अगर 2 to 3 सर्विंग्स को मैं आम ज़बान में समझाऊं तो ये 1 सर्विंग अगर समझ आ जाए तो आप 2 to 3 सर्विंग को कर सकते हैं। 1 सर्विंग तकरीबन 100 ग्राम के इक्वल होगी। तो आप एक हफ्ते में इतना खा सकते हैं। मतलब एक उसका पोर्शन हो जाए, या जैसे हमारी पाम का साइज है उतना आप ले लें, वो आपके एक सर्विंग वो आपको, हाँ, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा कि एक हफ्ते में इतना हम खा सकते हैं। अच्छा, तो 100 ग्राम तक तकरीबन जो है वो एक सर्विंग होती है। तो 200 ग्राम एक हफ्ते में अगर एडल्ट खा सकते हैं, जैसे हम लोग खा सकते हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को रिक्वायरमेंट बढ़ाई नहीं गई साइंटिफिक रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, लेकिन कहा गया कि जितने एडल्ट्स खा रहे हैं उतने प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। उनके लिए भी अच्छी जी। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी मैं कुछ रिसर्चेस पढ़ रही थी कि वो कह रहे थे कि आफ्टर प्रेगनेंसी अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए भी मदर लेती है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाते हैं, और वो आफ्टर बर्थ भी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, बिकॉज़ इट हैज विटामिन डी। विटामिन डी बहुत अच्छी अमाउंट में, हम सनलाइट एक्सपोजर तो करते ही नहीं है। हालांकि एशियंस को बहुत अल्लाह ने नेमत दी हुई है सनलाइट की, लेकिन चलें अगर हम डाइट पे आ जाएं तो जैसे एक एग योक से हमें बहुत अच्छी मिलती है विटामिन डी, और दूसरी ये फिश बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी का। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि या तो हम लोग प्रोटीन, सस्ता प्रोटीन अगर देखा जाए तो फिश आती है या फिर मुर्गी का गोश्त आता है, तो प्रेफर यही किया जाता है सर्दियों में कि मुर्गी का गोश्त कम खाया जाए। तो उसी के मुताबिक, क्योंकि फिश भी उतने की मिल रही होती है, तो फिश घर में ले आए, उसको पका लें खुद ही। तो क्या रोजाना हम लोग डेली बेसिस पे भी फिश का इंटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, डेली बेसिस पे भी नहीं, इतना नहीं कहा गया। अगर साइंटिफिक रिसर्चेस को देखें तो वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 से 3 दफा खा सकते हैं। डेली इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर हम डेली पे आए तो हमारी एक डाइटरी हैबिट्स हैं कि हम तले बगैर तो खा नहीं सकते, तो ऑयल जो है या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना उसके बढ़ने का जरा रिस्क हो जाता है। इस वजह से बॉयल फॉर्म में या ग्रिल फॉर्म में भी खाएं तो 3 टाइम्स अ वीक इज इनफ। अच्छा, मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि हमारा ये होता है कि चलो बनवा के ना, ज्यादा सारी बनवा के फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो, तो वो एक एक पीस अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट पर है, कोई हाई प्रोटीन डाइट पे है तो वो ले सकता है। वैसे अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट पे उसको और कोई मतलब कह सकते हैं डिजीज नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और डाइटिशियन ने उसको रेकमेंड किया कि वो हाई प्रोटीन डाइट ले, तो फिर ली जा सकती है। तो फिर ग्रिल फॉर्म में डेली रूटीन में। जी ठीक है, तब आपकी ले सकते हैं। अगर जिस तरह बहुत से लोगों को कमी होती है ना, प्रोटीन की भी बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन डी की भी, जैसे आपने कि B12 की भी, विटामिन B12 की भी होती है, तो उनके लिए भी 3 डेज इन अ वीक रिकमेंडेड है। जी, 3 डेज इन अ वीक में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जितनी विटामिन B12 चाहिए वो अगर 3 टाइम्स अ वीक लेते हैं तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर वो ये सर्दियों का 2-3 महीने अगर ये खा लेते हैं तो। इसका एक और बड़ा है कि इसमें ना फिश में फैट और कैलोरीज कम होती हैं, तो आपका वेट गेन होने का भी रिस्क कम है। जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो फिश आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट है, आपको कैलोरीज कम दे रही है, आपको फैट कम दे रही है। आप कोशिश करें कि लो फैटी फिश की तरफ ही जाएं। तो हाई फैटी फिश भी होती हैं कुछ, लेकिन वो हम लोग कम ही कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा, जैसे वो हम ट्राउट खाते हैं, ट्राउट एक हाई फैटी फिश है, लेकिन वो हम सर्दियों में बेसिकली अवेलेबल होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी। तो बाकी जो रहू और ये नॉर्मल हम खाते हैं, ये लो फैटी फिश हैं, ये हम खा सकते हैं। कैलोरीज कम देती है, आपको प्रोटीन ज़्यादा दे रही है, साथ में B12, विटामिन डी, मिनरल्स इसमें बेशुमार हैं, जिंक हो गया, सिलीनियम हो गया, आयोडीन हो गया। आयोडीन बहुत हेल्प करता है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में, मेमोरी इंप्रूव करने में, इन सब चीज़ों में। बच्चों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आयोडीन का ये मतलब नहीं है कि घर वाला जो आयोडीन वाला नमक है आप वो खाते थे और आप कहेंगे जी माँ ने कहा था आयोडीन बहुत अच्छा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो हमने वो खाना है। वो आयोडीन और होगा, ये आयोडीन और होगा। ये जो हमें फिश से मिल रहा है एज अ मिनरल, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए।
बड़ों में भी और बच्चों में भी। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, हमारी जो बच्चों में कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, सीखने की, अंडरस्टैंड करने की, वो बढ़ती हैं आयोडीन की वजह से। बाकी सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, जो बेसिक ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स हैं, मैं उनको, बाकी भी और भी हैं लेकिन ये ज्यादा होते हैं। इसके अलावा विटामिन में विटामिन B12, विटामिन D बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो हमें बहुत कम डाइट से मिलता है। अगर हम बहुत सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट से नहीं मिल रहा, वेजिटेबल से नहीं मिल रहा, इवन ये बीफ, मटन, इन चीज़ों से नहीं मिल रहा। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं विटामिन D के फ्रॉम डाइट। तो अगर हमें फिश से मिल रहा है तो बेहतरीन वो तो बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें ये भी हमें था कि मछली के इस्तेमाल से एक तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स में भी कमी आती है, दूसरा फॉलेज का भी, जिन लोगों को मतलब हार्ट से रिलेटेड है ना, उसमें भी कमी आ जाती है जी। तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है क्योंकि ये जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनसे बचाता है। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। ये जो फॉलेज होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये स्ट्रोक की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है बॉडी में, तो जो दिल की तरफ जा रही हैं, जो वेसल्स जा रही हैं, उनको नैरो कर देता है, सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और ये उनके लिए अच्छी है। तो दूसरा ये मुझे बताएं कि जो लोग नहीं खाते हैं, मतलब कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, वो नहीं खा सकते हैं, तो जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं जी अच्छा आप फिश नहीं खा रहे हैं, तो अगर आपने फैटी एसिड्स लेने हैं या ओमेगा 3 आपने उसका इंटेक करना है, तो आप उसके फिश ऑयल्स जो उसके कैप्सूल्स मिलते हैं आप वो खा लें, तो वो भी ठीक है। अगर तो कोई वेजिटेरियन है या फिश एलर्जी है, उसको डायग्नोज्ड है, तो ठीक है, फिर हम ऑब्वियसली रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप फिश इंटेक करें। उसके लिए फिर यही है कि फिश से ही फिश ऑयल बनता है, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स मिलते हैं कैप्सूल्स के फॉर्म में, तो वो आप ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन की तरफ तभी जाएं जब आपको डाइट सूट नहीं कर रही है। अगर आपको डाइट परफेक्टली सूट कर रही है तो गो फॉर द डाइट। और वो सप्लीमेंट कोई भी खा सकता है? हाँ जी, कोई भी खा सकता है। उस पर डोजेज लिखी होती है कि एडल्ट्स के लिए इतनी पर डे है और चिल्ड्रन के लिए इतनी पर डे है। और बीपी के लोगों के लिए मुझे बताइए, जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगेन मैं फिर वही मेंशन करूंगी कि सॉल्ट, स्पाइसेस और जो हाई कितनी अमाउंट में खा सकते हैं, मतलब अगर हफ्ते में उन्होंने खानी है तो कितना पोर्शन होना चाहिए उनके लिए? 2 सर्विंग्स इनफ है। 2 सर्विंग्स उन्होंने 2 दिन खानी है, और वो भी पाम साइज की 100 ग्राम तकरीबन बन जाती है, वो खा सकते हैं। अगर 2 सर्विंग्स कह रही हूँ तो 200 ग्राम पर वीक, ठीक है, हफ्ते में 200 ग्राम। और ग्रिल करके, अगर आप उसको डीप फ्राई करके खा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो आपकी सेहत को ज्यादा खराब करेगी। अच्छा, वो अगर डीप फ्राई करके खाएंगे तो फिर वो सेहत को खराब करेगी, वैसे नहीं वो करेगी, वैसे वो आपके लिए हेल्दी है। कर सकते हैं। एयर फ्रायर घर में आप ला सकते हैं, तो एयर फ्रायर से बड़ी अच्छी वो फ्राई हो जाती है, उस पे उसकी टेम्परेचर वगैरह। और ये जो घरों में बहुत से लोग ग्रेवी की शक्ल में या सालन की शक्ल में बना लेते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। फिर अगेन उसमें नमक और स्पाइसेस कम रखें, थोड़ा सा उसको ब्लेंड रखें, क्योंकि बीपी का पेशेंट है, ऑब्वियसली थोड़ा आपको करना पड़ेगा प्रिकॉशन। ठीक है कि मतलब अगर आपने खानी है तो बहुत एहतियात के साथ, खासतौर पर जिनका बीपी हाई का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो तो ग्रिल करके खाएं या एयर फ्राई करके खा लें, तो वो ज्यादा उनके लिए बेहतर है। डीप फ्राई ना ही करें, डीप फ्राई वो करें जो हमारे जैसे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो के, और वो लोग भी ना करें, लेकिन नौजवान भी थोड़ा जो इनएक्टिव जिनका लाइफस्टाइल है वो तो बिल्कुल भी ना खाए, वो भी ग्रिल करके खा ले, उनके लिए भी ज्यादा वेट गेन की तरफ ले जाएगा, वेट गेन आपका हो जाता है उससे। तो हमारे साथ माहा आंसर मौजूद थी, हम फिश के फायदों के हवाले से बात करते हैं। माहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अभी आगे बढ़ते हैं, मजीद भी जनाब इसी नोयत की बात कर लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान में ना मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने डेंटल डिग्री को 5 साल करने का फ़ैसला किया है, और BDS की जो डिग्री है वो अब 4 के बजाय 5 साल होगी। फ़ैसला जो है वो काउंसिल ने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को वो जारी भी किया है, और इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और इसके ऊपर अमल दरामद कब से शुरू होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहम्मद आतिफ साहब हैं, डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के। तो उनसे बात करते हैं कि ये जो फ़ैसला किया गया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी और ये फ़ैसला कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो मोहम्मद आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आतिफ साहब, बताइएगा ये जो फ़ैसला किया गया है कि अब जो BDS की जो डिग्री है वो 4 साल की बजाय 5 साल होगी, तो इसकी वजह क्या बनी है कि जी अब ये 5 साल डिग्री कर दी गई है, पहले ये 4 साल थी? बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो एक नेशनल अदारा है जो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और लाइट हेल्थ साइंसेज के शोबों को रेगुलेट करते हैं। तो डेंटिस्ट्री की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में 16 डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें 14,500 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं।
इससे पहले ये जो इसका कैरिकुलम था 4 साल था, लेकिन इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये 5 साल का कोर्स हो चुका है। अच्छा। तो जब हमारे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स जब बाहर जाते थे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या मुलाजमतों के लिए, तो उनको वहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ता था और उनको 1 या 2 साल वहाँ फिर मजीद पढ़ना पड़ता था। तो ये एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी बहुत अरसे से, तो हमने इस पे लीड ली और ये एक इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूलर जो कैरिकुलम है ये हमने मुतारिफ कराया। हमने इस पे पीएमडीसी को ऑन बोर्ड लिया, उनको प्रेजेंटेशन दी और पीएमडीसी ने फिर इसको पूरे मुल्क के लिए एप्लीकेबल कर दिया। सेशन 2024-25 जो अब क्लासेस आएंगी, नए दाखिल होंगे, उससे ये एप्लीकेबल होगा। उससे ये एप्लीकेबल होगा। तो मुझे ये बताइए फिर आतिफ साहब कि जो ऑलरेडी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये जो ये सेशन अभी अभी ख़त्म हुआ होगा और वो उन लोगों ने 4 साल की डिग्री लिया है, जिनका अभी भी कह लें कि इन बिटवीन है सेशन, कि उनके 2 साल हो गए हैं या उनके 3 साल हो गए हैं, तो क्या वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है? फिर उनकी डिग्री की क्या वैल्यू होगी? जी, इसके लिए पीएमडीसी ने पूरा एक हल दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो अभी जिनका कोर्स जो है वो कंटिन्यूड है, तो उसमें ये होगा कि उनको ट्रांसक्रिप्ट जो जारी होगा वो 5 साल का जारी होगा। जो उनकी हाउस जॉब होगी उसको क्लर्कशिप में कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह जो अब नया कैरिकुलम है उसमें 5वां साल क्लर्कशिप का है, जिसमें क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनका जो हाउस जॉब थी उसको क्लर्कशिप कंसिडर किया जाएगा। जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उनको 5 साल का ही जारी होगा, जिससे उनका ये मसला हल हो जाएगा। नहीं तो जो ऑलरेडी जिन्होंने 4 साल की डिग्री ले ली हुई है, तो वो उनकी कहीं डिग्री डिवैल्यूएट तो नहीं हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो नहीं कम हो जाएगी इस डिसीजन के बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो उनकी डिग्री है वो तो वैसे ही रहेगी। जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, जिसमें उसमें दौरानिया 5 साल हो जाएगा उनका, वो ट्रांसक्रिप्ट उनको रिवाइज जारी हो जाएगा, जिससे उनके ये मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि हमें ये एक तो बड़ा अच्छा ये फ़ैसला लिया आप लोगों ने कि इंटरनेशनली ये चीज़ हो रही है और अब यहाँ पर भी इसी प्रोग्राम को लेकर आया जा रहा है कि अब 5 साल डिग्री ही होगी बीडीएस की भी। लेकिन हमें ये फ़ैसला लेते लेते इतना टाइम क्यों लगा है? क्या कोई हर्डल्स थी, कोई मुश्किलात थी कि जो ये फ़ैसला लेते हुए इतना हमें टाइम जो है वो लगा है? इसमें देखिए, ये एक एग्रीमेंट है जो मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान होना जरूरी है। इसके बीच में तमाम इतनी यूनिवर्सिटीज हैं मुल्क के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उन्होंने इसकी करिकुलम की तैयारी करनी और किसी एक को तो लीड लेनी थी इसमें। तो ये 12 साल के बाद ये जो है ये चेंज होने जा रहा है, जो इसका करिकुलम है। और इसमें जो है इसके कई फीचर्स हैं। इसके अंदर जो अब जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, एआई का इस्तेमाल आया है और डिजिटल डेंटिस्ट्री है, ये शामिल की जा रही है इसके बीच में। टाइम इस पर लगा है लेकिन ये बेहतरी की तरफ है। ठीक है जी। 12 साल लगे हैं ये फ़ैसला लेते हुए, या कह लें कि जो इंटरनेशनल मेजरमेंट्स हैं उनको मीट करते हुए। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो डिग्री का प्रोग्राम है अब वो 5 साला हो जाएगा। पहले ये डिग्री जो है वो 4 साला दी जाती थी। तो इसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे मोहम्मद आतिफ हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। तो पहले 4 साला बच्चों को बीडीएस जो डेंटिस्ट्री पढ़ते थे उनको ये 4 साला डिग्री दी जाती थी, जो कि जब वो बाहर जाते थे अपनी नौकरी के लिए या बाहर जाके वो नौकरी ढूंढते थे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, या डिफरेंट चैलेंजेस जो है ना उनको देखने पड़ते थे, उनको फेस करने पड़ते थे। बिकॉज वहाँ पर अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो वहाँ पर 5 साला डिग्री होती है, हमारे यहाँ पर 4 साला डिग्री मिलती थी। अब ये फैसला किया गया है कि जो 2024 और 25 का ये जो अभी न्यू सेशन शुरू होगा इसमें 5 साला डिग्री ही होगी। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी या जो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं वो भी उसको दोबारा से अपनी बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। उसके ऊपर उनको वो 5 साला डिग्री प्रोग्राम ही अलॉट किया जाएगा। तो ये मामला था जो हमने आप तक पहुंचाया है। साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए हम कहीं ना कहीं जो है ना अपने वालिदैन के अंदाज से मुतासर होते हैं, यानी हम वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे हमारी तरबियत की गई होती है। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह करते हैं। हो सकता है कि हमने तब कुछ अच्छी बातें सीखी हों जो अप्लाई कर रहे हों हम इस वक्त, लेकिन ये जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और ये जदीद बच्चे भी हैं, और फिर आज के जो बच्चे हैं वो डिजिटल दौर में परवान चढ़ रहे हैं, पैदा हुए हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो मोबाइल फ़ोन से बच्चों की दूरी का है जो हम नहीं रख पाते हैं। आप अच्छे वालिदैन कैसे बन सकते हैं ताकि आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है वो एक बेहतर तौर पर उसका आगाज़ हो सके? 1 से 5 साल तक का बच्चा गो के बहुत छोटा होता है, लेकिन वो वही करता है जो वो सीखता है और वो अपने वालिदैन को करता हुआ देख रहा होता है। तो इस ख़ास तौर पर मामले पर वालिदैन किस तरह जो है ना वो चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए फ़तीहा अशरफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फ़तीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़तीहा, जिस तरह मैंने बात की है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी तरबियत हुई हुई होती है, हमें जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने पाला होता है, परवरिश की होती है, जिस स्टाइल से उन्होंने पाला होता है, हम भी उसी को ऑप्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वो एक जनरेशन गैप भी आ जाता है, जिसमें मैंने बात की। अब के जदीद बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी से आशना बच्चे हैं। हमारे दौर में टेक्नोलॉजी इस तरह वास्ट नहीं थी, ना ही उसका यूजेज इतना ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं हम इसमें गलती करते हैं कि हम वो तब जो मेथड यूज़ हुआ था हम उसको अब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर बात करूं बच्चों की तो आजकल की मदर भी चेंज है। अब जितने भी क्लिनिक पे केसेस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गाइड जो है वो मदर को किया जाता है कि आपने अपने आप को चेंज करना है। बच्चे जो देखते हैं वही जो है वो एक्ट करते हैं। बच्चे मोहब्बत, खुशी, एहसास जो भी है वो वालिदैन से सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बच्चे की पहली दरसगाह वो माँ की गोद है। जो बच्चा वहाँ से सीखता है वही उसकी होल लाइफ इम्पैक्ट होता है। आजकल की मदर की बात करूँ तो मदर खुद जो है वो मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है कि अगर मदर ही जो है वो दिन में इतना ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगी तो डेफिनेटली बच्चों ने तो करना ही है। और मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए मदर को कहा जाता है कि आपने बच्चों के सामने एटलीस्ट फ़ोन यूज़ नहीं करना। उन्हें आपका फ्री टाइम ही चाहिए, वो आपके साथ बिजी रहना चाहते हैं। अगर आप किचन में हैं तब भी उन्हें अपने पास रखें, आप जहाँ भी हैं उन्हें अपने पास रखें। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो सीखते हैं आपसे। आप बच्चों से सारा दिन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए अपनी मेड से जो है वो झगड़ा किया है, उसके साथ पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो बच्चे आपका वो रवैया इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा, इसीलिए आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं पहले खुद वैसा बने। ओके, तो इट मीन्स के जो 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की जितनी भी अच्छी और बुरी आदत है उसको अपना रहा होता है। बिल्कुल, बच्चों अपना लेता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। बच्चों की अच्छी और बुरी आदत के पीछे हमेशा वालिदैन का हाथ होता है। अगर बच्चा सच बोलता है तब भी वालिदैन की वजह से, अगर बच्चा झूठ बोलता है तब भी कहीं ना कहीं वालिदैन की वजह से ही होता है। और जब भी मदर्स आती हैं, अगर मदर खुद एंजाइटी में है, खुद लो मूड में है, तो बच्चा भी वैसे ही फील करता है। क्योंकि बच्चे की हिस्ट्री से पहले मदर से पूछा जाता है कि आप कैसी हैं, आपकी प्रेगनेंसी कैसी गुजरी, आपकी अब कैसी मेंटल हेल्थ है। अगर वो कहेंगे मैं खुद डिप्रेशन में थी, तो डेफिनेटली बच्चे की भी मेंटल हेल्थ वैसे ही होगी। ठीक है, तो मुझे फिर बताइए कि जैसे बहुत से बच्चे जो है वो हाइपर टेंशन का मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते हैं, तो ये जो 1 से 5 साल की उम्र होती है इसमें बच्चे को हाइपर होने से किस तरह बचाया जा सकता है? ये जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, तो उससे किस तरह बचाया जा सकता है? सबसे पहले बच्चों के मोबाइल फ़ोन को कम से कम करें। अब अक्सर मदर कहती हैं कि बच्चों को हम बिज़ी होती हैं 1 घंटे के लिए देते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब तक बच्चा 5 साल की उम्र में है उसको 1 घंटे के लिए भी मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मत दे। अगर आप 1 घंटे के लिए भी दे रही है ना अपनी रिलैक्सेशंस के लिए, तो आपको नेक्स्ट 5 साल के लिए बच्चों को थेरेपी सेंटर छोड़ना पड़ेगा। बेशक उनमें स्पीच के इशूज़ नहीं आ रहे, लेकिन उनमें बिहेवियर इशूज़ होंगे। बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना, हमारे यहाँ पर सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि और कोई एक्टिविटी है ही नहीं घर में। उनको छोड़ के माँ या बाकी मामलात उन्होंने देखने होते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती है इसके ऊपर। इसके अलावा ये भी बच्चों के इंटरेस्ट के रिलेटेड काम करें, जैसे कि बच्चों को किसी चीज़ में एंगेज कर लें, कलर में कर लें, बच्चों को अपने साथ रखें। अगर आप किचन में बच्चों को अपने साथ रखें, अगर आप ग्रोसरी करने जा रही हैं बच्चों को साथ रखें। मदर्स क्या करती हैं, जब फ्री होंगे तब फ्री होके
उनकी अपनी एनर्जी लेवल इतनी ज़ीरो पे आई होती है कि उनको नहीं मिलता। अगर मोबाइल फ़ोन देना ही है, टीवी देख ही रहे हैं, तो बच्चों के साथ खुद देखें कि अगर 1 घंटा देख रहे हैं तो खुद बैठ के देखें, ताकि 2 वे कम्युनिकेट हो। ये नहीं है कि बच्चा स्टिल जो है वो 3-3 घंटे फ़ोन पे है, टीवी पे है, वो चीज़ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो दोनों मिलके देखें, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि ये सारी चीज़ों की कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों और खास तौर पर पेरेंट्स के अंदर या मदर के अंदर, जो कि उसके पास रहती है हमेशा हर टाइम। वो गैप नहीं होना चाहिए, ये जो बच्चों को फ़ोन दे के और स्क्रीन के आगे हम लोग छोड़ के जो है ना वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 2010 से पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अल्फ़ा जनरेशन हैं, और इन बच्चों के मूड स्विंग्स भी होंगे, ये वैरायटी भी मांगेंगे कि हमें वैरायटीज़ मिले, इनका डोपामिन भी बहुत हाई होता है, इसलिए बच्चों को उनके लेवल पे आके समझना पड़ेगा। नहीं तो ये जैसे आप कह रही हैं कि अल्फा है या अभी जो बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रहे हैं, तो ये इनमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं हर चीज़ पे। तो क्या बच्चे की हर जिद माननी चाहिए बचपन से ही अगर देखा जाए तो? अब सबसे पहले एक डिसऑर्डर ऑटिज़म के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो है बच्चों को ज़िद्दी बनाना, यानी पैम्परिंग चाइल्ड। अब मदर को यही कहा जाता है कि बच्चों से मोहब्बत करें लेकिन उनको ज़िद्दी ना बनाएं। मोहब्बत कैसे? बच्चों की केयर करना, लाइक उनको खाने पीने की चीज़ें, उनके कपड़े बदलना, ये सब केयर में है। जिद में आ जाता है कि बच्चे ने कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मदर फ़ौरन कहेगी हाँ इसको पिज़्ज़ा दे। अगर मदर जो है वो कोई काम से रोक रही है और फादर कह रहा है कि नहीं इसे क्यों रोक रही हो, ये भी बच्चों का पैम्परिंग करता है। ऑटिज़म के बाद अगर बच्चा कोई पैम्परिंग चाइल्ड में आता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो एक ज़िद्दी चाइल्ड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को पैम्परिंग चाइल्ड मत बनाएं। उनकी होल पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है, कि उनकी हर जिद नहीं माननी। आप उनको सेब दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कहें कि अभी आप ये खा लो, वो हम आपको कल दे देंगे। फौरन से बच्चों की हर जिद नहीं माननी। अच्छा, फौरन से नहीं माननी है। बिल्कुल, ताकि बच्चा जो है उसमें पेशेंस आए, उसको पता हो कि हाँ मुझे इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हम बच्चों की हर चीज़ मान लेते हैं, हर जिद मान लेते हैं, तो उनमें नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारी हर डिमांड पूरी की जाए, पैम्परिंग चाइल्ड बना देते हैं। और ख़ास तौर पर ये उन घरों में ज़्यादा होता है जहाँ पर मतलब एक बच्चा होता है, तो वो उसका होता है कि चलो एक बच्चा है तो उसको ज़्यादा पैम्पर्ड किया जाता है, और ऐसे तो भी उसकी है किस तरह पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगर मदर कोई बात कहती है, बहुत से केसेस आते हैं हॉस्पिटल में, मदर कहती है कि डॉक्टर साहिबा मैं नहीं दिखाती इनको मोबाइल फ़ोन, इनकी दादी दिखाती हैं, इनके फादर इनको ये चीज़ देते हैं। ये चीज़ भी जो है मदर की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने ज़्यादा टाइम अपनी माँ के साथ गुजारता है। इसीलिए मैं तमाम होल फैमिली मेम्बर से भी यही कहती हूँ कि माँ जो कहती है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी और बच्चे को भी यही लगेगा कि मुझे मदर की बात को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मदर की मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चों के बिहेवियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मदर बेहतर है, मदर अच्छा में फील करती है, तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली बेहतर है। अगर मदर ही डल है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो बच्चा पैम्परिंग हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ ये बात है मैं अपने फादर से कर लूँगा, ये चीज़ है मैं इस तरह कर लूँगा, कि अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत कमी है। नहीं तो अगर ये बचपन से ही एक बच्चे की हर बात मानी जा रही है, हर जिद मानी जा रही है, तो ये जब वो ग्रोइंग एज में पहुंचता है या जब वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, टीन में पहुंचता है अपनी, तो उसमें किस तरह की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाती है या वो उसके लिए जो नुकसानदेह होती है? क्योंकि अब घर में उसकी हर बात मानी जा रही है। ऐसे बच्चों में सब्र व तहम्मुल कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे भी लोग छोटी छोटी बात में आपस से बाहर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उनके घर में हर बात मानी जाती है और वो बाहर जाकर भी कहते हैं कि हमारी हर बात ही मानी जाए। ऐसे लोग जो है पर्सनालिटी में एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आ जाती है, उनमें वो डिसऑर्डर आ जाता है, अपने आप को पसंद करना कि बस भाई मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ। क्यों? घर से उनको इस तरह की तरबियत मिली होती है। और ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना पर्सनालिटी के, ये बचपन से डेवलप होते हैं। जैसे बचपन से बच्चा सच बोलना सीखता है, बचपन से उसको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, इसी तरह बचपन से ही उसको ये पता है कि हाँ मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो यही चीज़ फिर उसकी पर्सनालिटी से ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी के पहले 5 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की मेंटल हेल्थ ग्रोथ के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए। सिर्फ 5 साल बच्चों पे काम करें, फिर आपको बच्चों पे काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगा। वो कहते हैं कि माली एक दफ़ा ही बीज बोता है, बाद में सिर्फ उसने पानी लगाना है। इसी तरह एक दफ़ा ही मेहनत करनी है, बाद में सिर्फ आपने लुक आफ्टर करना है कि क्या हो रहा है। ओके, तो मतलब पहले जो 5 साल हैं वो बच्चे की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें उसकी ग्रोथ
ग्रोथ हो रही होती है ब्रेन की। अच्छा, दूसरा फतिहा एक और बात है, क्योंकि बाज़ अफराद ये कहते हैं कि जी बच्चे को रोने भी देना चाहिए, मतलब कुछ बच्चों को नहीं ना रोने दिया जाता कि चलो फटाफट उसकी बात मान लो कि बच्चा रोए ना, तो ये भी उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि बच्चे को रोने देना चाहिए कभी? अच्छा, ये केस भी आया था हॉस्पिटल में, उसमें बच्चा जो था ना वो ऑटिज़म में था और उसमें उसको ये लगता था कि मैं रोऊंगा तो अपनी हर बात मना लूँगा, कि रोने की वजह से मतलब अटेंशन आती थी, कुछ भी होगा अगर मेरी मदर मुझे मना करेंगे मैं रोने से अपनी हर बात मना लूँगा। इसलिए यही कहा जाता है कि अगर बच्चा कुछ टाइम के लिए रो रहा है या ज़िद कर रहा है तो उसको इग्नोर करें। ठीक है, इग्नोर कैसे करना है कि 10 या 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, आप अपने काम में बिजी हो जाए, बाद में उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ लेनी है, आपने किस तरह करनी है। ठीक है, उस चीज़ पे बात ना करें, उसको ऑल्टरनेटिव कोई चीज़ दें, क्योंकि अगर आपको उसे ऑल्टरनेटिव चीज़ देंगे तब उसका कुछ होगा, अगर वही चीज़ देंगे तो उसको लगेगा कि मुझे रोने से हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ बच्चों की पर्सनालिटी में आ जाती है, वो अटेंशन मांगते हैं कि मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बच्चों की हर बात नहीं माननी चाहिए, हर जिद भी नहीं माननी चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों को रो लेने देना चाहिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो किस तरह अच्छा होता है ये भी बता देना, मतलब कोई लोग कहते हैं जी बच्चे को रोना नहीं देना चाहिए, उसको फ़ौरन से वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे बच्चों की हर जिद जो है वो फ़ौरन ही मान लेते हैं कुछ माँ बाप। आप बेशक हर चीज़ को अफोर्ड भी कर सकते हैं और बच्चों को नहीं पता, बच्चे जो है वो फ़ौरन से कहते हैं हमें ये भी चाहिए, आप दे भी सकते हैं लेकिन उस चीज़ को डिले करें। क्योंकि अगर आप डिले नहीं करते तो उससे आप बच्चों को पैम्परिंग चाइल्ड बनाते हैं और पैम्परिंग चाइल्ड जो है वो ऑटिज़म से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म के साथ आया लेकिन वो पैम्परिंग नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर ऑटिज़म भी और साथ वो पैम्परिंग चाइल्ड भी है तब वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़िद्दी भी है, वो बात अपने चेंज नहीं करेगा, वो हाइपर एक्टिव भी होगा। जितने ज़्यादा पैम्परिंग चाइल्ड हैं वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं, वो मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठते। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि घर में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर मियाँ बीवी में, जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, तो उस वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे किस तरह के जो असर वो पड़ता है? अच्छा, इस तरह फैमिलीज़ भी आती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ का कुछ भी हो गया तो बच्चों के सामने कम से कम डिस्कस ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि फादर ने ये बात की या मदर ने इस तरह शाउट किया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बच्चों को हिंट करती है। अब एक पेशेंट आया तो उसमें एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहे थे। अच्छा। जब उसकी चाइल्डहुड की हिस्ट्री ली गई तब ये पता चला कि उसके मदर फादर भी आपस में ऐसे ही लड़ते थे और वो चीज़ जो है बच्चों को हिट करती थी कि मदर जो है वो फादर से लड़ती थी और फादर जो थे उनको मारते थे और इस वजह से उसके एंगर इश्यूज़ आ गए जो उसकी मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर रहे थे। अब देखिए बच्चा कब छोटा था और कब वो मैरिड हुआ और अभी तक उसको स्टिल माइंड में यही इश्यूज़ थे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कुछ भी आपने डिस्कस नहीं करना, बच्चों को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, उनका ख्याल रखें, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी दें। ठीक है, मतलब उनके सामने लड़ना झगड़ना नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि मामा जो है वो पापा से लड़ रही है, क्यों लड़ रही है, और यही चीज़ जो है उनके एंगर इश्यूज़ की वजह बनती है। ठीक है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त, जो बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पेशेंट होते जा रहे हैं बच्चे, उनमें पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ जो है उनको ट्रिगर आउट कर रही होती है। तो दूसरा, जब ये तो चले घर में रह के जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं उसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, जो वालिदैन सेपरेट हो जाते हैं और बच्चे किसी एक के पास रह रहे होते हैं, तो उस मामले में, उस केस में बच्चा किस तरह सफ़र कर रहा होता है, या उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह सफ़र कर रही होती है? अब जैसे सेपरेशन का मैटर है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें सबसे पहले बच्चों के बहुत से मूड स्विंग्स आ जाते हैं। अब एक बच्चा आया, उसमें यही था कि उसकी मदर की जो थी वो डिवोर्स हो गई थी या डेथ हो गई थी, तो सेकेंड जो है वो पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि उसकी केयर भी करता है, डेथ के बाद भी, सेपरेशन के बाद भी, अगर डेथ हो गई है तब भी उसकी केयर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाती है। इसलिए इस बच्चों का यही कहा जाता है कि उनकी एक्स्ट्रा केयर करें, उनको टाइम दें, कम्युनिकेशन गैप ना हो। अगर फादर है तो फादर जो है उसको टाइम दे, आपस में कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन गैप ना, क्योंकि बच्चों में अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, बच्चे जो वो केयर चाहते हैं, अगर फादर बिजी हो गया, मदर तो उसकी ऑलरेडी नहीं है, तो उसको बाहर से कोई टाइम देगा। अब जब बाहर से टाइम देगा तो वो उसका अच्छा सोचने वाला नहीं होगा। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उनकी होल फैमिली उनको टाइम दे, उनको
अंडरस्टैंड करे कि बच्चे की नीड क्या है, ताकि उसके एंगर इश्यूज डेवलप ना हो, उसमें हाइपर टेंशन्स ना होए, वो एक जगह से अपना अटेंशन जो है वो दे, पढ़ाई में दे या जॉब में दे, किसी भी चीज़ में दे, लेकिन उनको टाइम दे। ये पर्सनैलिटी जो उसकी कह लें कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी कुछ बच्चों के अंदर होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं? अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगर बात करें तो बच्चों में ऑटिज़म जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब अगर पहले बात करें तो अब 5 साल पहले की तब इतना नहीं था, लेकिन अब ये 2024 और 2023 में एक सर्वे किया गया जिसमें हर 10 में से जो है 8 बच्चे ADHD में थे। अगर जो बाकी थे वो डिले स्पीच या उन्हें कोई और मूड स्विंग्स को इश्यूज थे। इसमें बच्चों की डाइट भी आ जाती है, बच्चों का इन्वायरमेंट भी आ जाता है, बच्चे सीख रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसीलिए यही कहा जाता है कि आप अपने आप को बेहतर करें। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फैक्ट्री थी, बिस्किट बनाती थी, काफ़ी सालों से बहुत अच्छे बिस्किट बन रहे थे, लेकिन अब बिस्किट्स जो हैं वो नहीं अच्छे बन रहे, तो कसूर किसका है? फैक्ट्री का है कि बिस्किट बनाने, फैक्ट्री का ही है कि वो क्यों है। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करे। जैसा वो बनाना चाहते हैं अपने आप बच्चों को, वैसा उनसे रवैया करें। अगर वो चाहते हैं कि बच्चों में बुक रीडिंग की हैबिट हो तो पहले खुद किताब पढ़े। आप कहेंगे ना सच बोलो किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। जो आप कर रहे हैं ना बच्चा वो करेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो किताबें पढ़े तो सबसे पहले खुद किताब पढ़ेंगे। हाँ, आप चाहते हैं बच्चा सच बोले तो पहले खुद सच बोले। आप चाहते हैं बच्चा नमाज पढ़े तो पहले खुद नमाज पढ़े। बच्चे आपको एक्ट को देखते हैं, आप चाहते हैं वो सखी बने तो पहले खुद दे, खुद कंट्रीब्यूट करें। जैसे आप करेंगे बच्चा वैसे ही आपको देख के ऑब्जर्व करता है और वैसे ही अपने आप को जो है वो शो करवाता है। और फिर ये बात वही आ जाती है कि जो पहले 5 साल हैं बच्चे के, उसी में ये चीज़ें वो डेवलप कर रहा होता है और ऑप्ट कर रहा होता है माँ बाप की जो भी आदत होती हैं। अगर दिन की बात करूँ तो पहले 2 दिन, मंथ की बात करूँ तो पहले 3 मंथ्स, और अगर सालों की बात करूँ तो पहले 5 साल बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले 5 साल जो है वो सिर्फ बच्चों को टाइम दें। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक कि है ना, हमने बच्चों के साथ किस तरह कह लें कि मामलात को लेकर चलना है, आज के बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि आज का बच्चा बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको किस तरह हमने हैंडल करना है या लेकर चलना है, तो उस पर बात की हमने। फ़तिहा अशरफ हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात हम कर रहे थे। फ़तिहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ थोड़ी सी मर्शिद के हवाले से बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट के मुस्बत इशारिये और हुकूमत के मुआशी बहाली के जो दावे हैं, वो स्टॉक मार्केट की तेज़ी के असरात से लाहौर के ताजर भी बहुत ज़्यादा खुश हमें दिखाई दे रहे हैं। मगर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मुसलसल बेहतरी के दावे कर रही है, लेकिन अब भी रिलीफ के हकीकी जो समरात हैं उससे आम आदमी महरूम है। आम आदमी अब भी महंगाई की चक्की में क्यों पिस रहा है? दूसरी जानिब ताजर बरादरी भी हुकूमत से डू मोर के तकाजे भी कर रही है। तो एक तो ये बात करनी है कि जनाब जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ रही है, दिन ब दिन ये कह लें कि बढ़ती जा रही है, तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? और ख़ास तौर पर ताजर जो है इससे सेटिस्फाइड है नहीं है, कारोबार में इसमें किस तरह बेहतरी आएगी, और हुकूमती पॉलिसीज़ क्या अब कह लें कि दुरुस्त सिमत की तरफ, दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं? इस पर बात करने के लिए काशिफ अनवर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। काशिफ साहब, बड़ी अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट हमारी उसमें तेज़ी आ रही है, हमारा इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन कह लें कि ऊपर जाता जा रहा है, तो मुझे बताइए कि इसमें तेज़ी कैसे आ रही है? देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का ऊपर जाना है ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपके फॉरेन इन्वेस्टर को ज़रूर ये एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। अगर आपका स्टॉक मार्केट इम्प्रूव कर रहा है, हमें इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट कभी भी तब इम्प्रूव नहीं करेगी जब आपके मुल्क के अंदर हालात अच्छे नहीं होंगे, इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन ये आपकी टोटल मईशत को रिप्रेजेंट नहीं करती।
ये कुछ सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बढ़ने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड, नो। ये कुछ सेक्टर्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, ये भी नहीं हम कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। Okay. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपका इंडेक्स इम्प्रूव कर रहा है तो मुल्क में बेहतरी है। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब जो आप बात कर रही थी कि हमारे जो ताजिर हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हुकूमत से डू मोर की चाहते हैं, तवक्को के और हो, तो वो देखें, और आम आदमी को भी अब तक रिलीफ नहीं उस तरह से मिला, वो तब तक नहीं मिलेगा। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक आपका रुपए और डॉलर की पैरिटी बेहतर नहीं होगी, जब तक आपका रुपया मजबूत नहीं और होगा, डॉलर की कीमत नीचे नहीं डॉलर आएगी, की कीमत कम नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पर इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली बनाते हैं, जब तक आप अपने रिसोर्सेज से बिजली नहीं बनाएंगे, जब तक सोलर पे नहीं जाएंगे, जब तक हाइडल पे नहीं जाएंगे, जब तक आप विंड पे नहीं जाएंगे, कोल पे नहीं जाएंगे। कोल भी तो हमारे पास इतना ज्यादा है, कोल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि कोल आपके इस वक्त नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब हमें कोल से हटना है, लेकिन हमें उन रिसोर्सेज की तरफ जाना है जिससे आपका जो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना हो। जो विंड है, हाइडल है और सोलर है, ये सबसे अच्छे इस वक्त रिसोर्सेज हैं। और हमारे पास पानी भी है, हाँ जी, हमारे पास बिजली भी, हमारे पास सूरज भी है, हाँ जी, और हमारे पास हवा भी है। लेकिन अब बात यह है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस नहीं होंगी। उन एरियाज में हम बिजली बनाने का और वहाँ से बिजली की सोलर पे लोग जाना शुरू हुए थे, तो आपको पता है जी, सोलर जो मीटर्स हैं, ग्रीन मीटर्स, वो महंगे हो गए, बाकी मामलात इतने हो गए, सोलर पैनल्स इतने महंगे हो गए, ग्रीन मीटर्स पे टैक्स लगा दिया। ये यही हमारी जो सबसे लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया कि बोझ कम हो बिजली का। ऑब्वियसली इनके ऊपर जो इदारे बने हुए उनके ऊपर कम होगा, आपने टैक्स लगा के लोगों को उधर ही रोक दिया। दरअसल बात ये है कि हमारा जो टैक्स का एक बहुत बड़ा चंक आता है वो इंपोर्ट से आता है। सही। अब मैं ज़ाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि हमारा जो ये रुपया मुस्तहकम नहीं करते, वो चूँकि हमारे टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आते हैं, और हम फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उस पे सेल्स टैक्स, उस पे कस्टम्स ड्यूटी, उसमें बाकी चीज़ें, तो जब तक हम फ्यूल से बनाते रहेंगे तब तक हमारा वो सस्ता नहीं होगा। बिजली सस्ती नहीं होगी। आप LNG RLNG आप इंपोर्ट करते हैं, आपकी वो फैक्ट्रियाँ जो बिजली पे आपके RLNG पे चलती हैं वो सस्ती नहीं हो सकती। और जब आप बात कर रही थी कि लोगों ने जाना शुरू किया, जो हमारा सबसे बड़ा एक इस वक्त अलमिया है, हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर एक शख्स आपके घर पे या मेरे घर पे सोलर लगाए, तो मैंने हुकूमत से पैसा लेके नहीं लगाया, मैंने अपनी जेब से सोलर लगाया। अब उससे क्या होगा कि अगर मैं जितनी बिजली, थोड़ी आटे में नमक के बराबर ही सही, हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो उतना फ्यूल हमारा कम इंपोर्ट होगा। अब जब फ्यूल कम इंपोर्ट होगा तो यहाँ पर हम तो हुकूमत का एक बर्डन शेयर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने ये कहा कि जनाब चूंकि आपने बिजली हमसे कम लेनी शुरू कर दी है, तो हमने आपके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया है। इन वो ग्रीन मीटर की शक्ल में, ग्रीन मीटर पे लगा दिया। फिर इस वक्त जो कमर्शियल मीटर्स हैं उस पे भी हुकूमत ने ये किया है कि पिछले 5 साल के MDI, जितना आपका 5 सालों में सबसे ज्यादा MDI होगा पिछले 5 सालों में, उन्होंने फिक्स्ड कर दिया है लोगों को। जो कमर्शियल मीटर्स जिनके पास हैं, कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्होंने सोलर अपने घरों, अपने ऑफिसेज में लगा रखे हैं, तो उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करनी शुरू कर दी है। तो बात यह है कि हम एक तरफ जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि अगले दिन क्या हो जाना है। हुकूमत को तो देखें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे ताकि सोलर की तरफ लोग जाएं। पॉलिसीज में इजी चीज़ें लेकर आए। एक तरफ आप कह रहे होते हैं कि जी ग्रीन उसके ऊपर जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना और है, आप सोलर्स लगाएं, पैनल्स की कीमतें कम करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कर देते हैं, तो फिर लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ये हमने जाना किस साइड पर है। यही ना सिर्फ ये हमारा मसला सोलर में है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये मसला है पॉलिसीज़ का, हमारे इंपोर्ट में भी ये मसला है, हमारे एक्सपोर्ट में भी ये मसला है। हमारे जो ताजिर भी, जो ताजरों को ये कहा जाता है ये टैक्स नहीं देते,
देखें, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा। ताजिर ये कहते हैं हमें आप अगले 5 साल की पॉलिसी दे दें कि आप हमारे साथ करेंगे क्या, कि मतलब हमारे जो टैक्स के पैसे हैं वो हमें किस तरह फायदे होंगे उसका। ये तो जी दूसरा सवाल है। मैं फायदे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ताजिर से अगर आपने पैसे लेने हैं तो ताजिर ये कहता है आप मुझसे पैसे ले लें, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, आप पिछले साल में ही अगर हम ये देखें तो हमारी 6 महीने के अंदर ताजिरों से रिलेटेड 3 पॉलिसीज़ आई। तो अब ताजिर क्या करें यहाँ पर? हमें देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ से हम पैसे ज़्यादा ले सकते हैं, जो टैक्स ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अवाम फिर बाद में एक सवाल ये करती है कि अगर मैं टैक्स देता हूँ तो आप हमें देते क्या हैं? लेकिन अभी भी ना अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि ताजिर टैक्स नहीं देते हैं। मतलब अभी भी जो लास्ट 3 से 4 महीने पहले जो वो सारा मामला आया था या टैक्स कलेक्शन की बात हुई थी, तो सिर्फ ताजिर बरादरी से 7% जो 7 अरब जो टैक्स था वो दिया था, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो नौकरी पेशा अफराद है उन्होंने 83 या 85 जो है ना उसकी ब्रैकेट में 83 अरब जो है उन्होंने दिया था, और उन्होंने से 7 अरब दिया कोई था। दो राय नहीं है कि सेल देखें हमारे यहाँ पर क्या होता है, वो कारोबार जो रजिस्टर्ड है, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ। जो कारोबार डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात यह है, आप सैलरीड हैं। हाँ। मैं भी सैलरीड हूँ, मैं अपना शो नहीं करता, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप सैलरीड हैं, आप बुक्स में लेती हैं, आपको अपना शो करना पड़ेगा। तो बात तो ये, मैं बार बार आवाज़ क्या उठाता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेड है उस पे रेट को कम करें, हाँ। उसके फवाइद को ज़्यादा करें, सही। ताकि जो टैक्स नेट के बाहर है वो टैक्स नेट के अंदर आए। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको आप स्क्वीज किए जाते हैं बार बार। एक तो स्क्वीज करते हैं। और मैं ताजिर 2 स्कीम क्यों नाकाम हुई, क्यों? सबसे पहले लाहौर चैम्बर ने उसके खिलाफ बात की थी, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि ताजिर को टैक्स नहीं देना चाहिए, मैंने ये कहा था कि इस पॉलिसी को आप रिविजिट करें। उस पॉलिसी में ये भी आया कि इस स्कीम में वो ताजिर भी होंगे जो पिछले 40 साल से भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी ये तो ज्यादती वाली बात है ना, ये पॉलिसी तो उनके लिए आई है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। आप उन पे ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं? फिर उन्होंने एक दे दिया तमाम पाकिस्तान के लिए कि एरिया वाइज वैल्यू बना दी कि जनाब हम वैल्यू बना के दे रहे हैं, इस वैल्यू के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये टैक्स जो होगा ये मिनिमम टैक्स होगा, कम से कम ये टैक्स आपको देना होगा। आप ज़रूर लें, मैं ये नहीं कहता आप टैक्स ना लें। देखें, पहले आपको ये आदत डालनी होगी कि आप टैक्स दें, हम आपको फ़ायदा दे रहे हैं। हाँ। और फाइलर, नॉन फाइलर, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर में पहले डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ को स्क्वीज़ करें। तो बात ये कि अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो लोग ज़रूर टैक्स देंगे, इसमें आएंगे और लोग भी टैक्स देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सारे ही चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो आगे बढ़े, या हमारी मशर जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब ये जो स्टॉक चेंज है, आपको लगता है कि जिस तरह आपने बात की कि हमने अगर स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना है तो हमें डॉलर की कीमत कम और अपने पैसे की कदर को बरकरार रखना पड़ेगा, तो क्या हम लेकर आ सकते हैं डॉलर को 250 तक या नहीं? देखें, हम बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि या तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अच्छा, या हमारे मुल्क के अंदर दूसरा इन्वेस्टमेंट करे आके, जिसको आप FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन नहीं हो रही ना। ऑपोजिशन कह रही है कि जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कोई भी नहीं आ रहा बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने। देखें, और तीसरा पहले तो हम ये कर लेना कि कैसे कम हो सकता है। तीसरा ये कि एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजें, जो कि भेज रहे हैं। अच्छा, अब बात ये कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है। हाँ, आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा है। आपकी इंडस्ट्री बंद होकर हो रही है। हाँ। बांग्लादेश चली गई, श्रीलंका चली गई। अब एक गैर मुल्की इन्वेस्टर जिसने आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टर निकल रहा है। हमारे जितने भी यहाँ पर एम्बेसडर्स बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर कमीशंस काम कर रहे हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। बिल्कुल तो ऐसे जब आपका पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो अपने मुल्क को कैसे कहेंगे कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें? फिर
जो आपके मुल्क के अंदर इस वक्त हालात हैं सियासी, क्या वो किसी को इजाज़त देते हैं? देखिए वो जैसे जॉन सी मर्जी सियासी पार्टी है, कुछ भी है, जब तक हमारे मुल्क के अंदर सियासी मामलात बेहतर नहीं होंगे, जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगी, जब तक वो ये इम्प्रेशन नहीं देंगी कि हम एक पेज पे हैं, सियासत अपनी जगह और इकोनॉमी अपनी जगह, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। सो हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, एक ताजिर से ज़्यादा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा बाहर बैठे हुए उनको पता है उनको पता है। और हमारे सियासी लीडर्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो रूलिंग क्लास के हैं, कि वो एक पेज पे बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ दें जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों। हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके वो चलें? तो इसी में बड़ा खुश हैं कि जी हमारी जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, और पीएम साहब तो मुबारकबाद भी पूरी कौम को दे रहे थे कि जी आपको मुबारकबाद हो, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है, हम मानते हैं ऊपर चली गई है, बट उसकी वजह से जो हमारा कारोबारी तबका है या हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारे बाकी मामलात है, उनको भी तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये 1 लाख पॉइंट से ऊपर क्रॉस कर गया। लेकिन एक ताजिर के लिए अच्छी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छी बात तब होगी जब उसको बिजली सस्ती मिलेगी। वही ना, एक आम शख्स को इसका क्या फायदा होगा, ये बताएं आप। दिस इज द पॉइंट। देखिए अब मैं एक बात ये कहता हूँ, हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा इस इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से एक आम आदमी का क्या सरोकार है? कोई सरोकार देंगे? एक आदमी तो ये कहता है कि उसको बिजली किस रेट पे मिल रही है, गैस किस रेट पे मिल रही है, पेट्रोल किस रेट पे मिल रहा है, उसको फल और सब्जी किस रेट पे मिल रही है। हाँ तो जी। देखें उसका ताल्लुक तो रोजमर्रा की अशिया के साथ है, उसका ताल्लुक किसी भी डेफिसिट के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक किसी भी एफडीआई के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक इंपोर्ट के बढ़ने या एक्सपोर्ट के कम होने से नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्टेबिलिटी आती है, उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी रहती है तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जा सकती है। लेकिन देखें, अब देखें हमें इस बात को भी देखना है ना कि पहले कोविड आ गया, उसके बाद फ्लड्स आ गए, रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई, अभी फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, फिर ये भी इंटरनेशनल प्रेशर्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से अब ऑयल हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ऑयल की कीमत तो इंटरनेशनल जो भी सिनेरियोज बनते हैं उस पे वो चेंज हो जाता है। तो लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज पे आना चाहिए, और जो चीज़ें देखें इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो फ्यूल का है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी और ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाना है कि हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी पॉलिसीज़ में इस्तेकाम नहीं है, हम रात में सोते हैं सुबह में कुछ और ही होती है, हमारी पॉलिसी कोई और होती है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होना है। जब तक और आपके मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका ताजिर है, आपको ताजिर को हर हाल ताजिर तो अभी भी परेशान है। ये जो रात को 10 बजे के बाद मार्केट को सील किया जा रहा है वो अभी भी परेशान है स्मॉग की वजह से। देखिए अब चलें, आप स्मॉग की आपने बात की, क्या स्मॉग का अफेक्ट मेरी आपकी वजह से है? क्या स्मॉग का अफेक्ट जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा? क्या जो फ्लड्स क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं क्या वो पाकिस्तानी उस वजह से अफेक्ट नहीं हो रहे? देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए अगर हम रात को 10 बजे दुकानें बंद कर दें और सुबह में दुकानें जल्दी खोल लें तो इसमें कोई हर्ज है? नहीं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए हमें भी अपने आप को करेक्ट करना है हालात के मुताबिक। अगर हमारे अगर शहरों में अगर स्मॉग है और रात में अगर सरकार ये कहती है कि आप 10 बजे बंद कर दें, तो क्या सरकार सुबह खोलने को भी मना करती है? नहीं, आप सुबह 10 बजे दुकान अर्ली खोल लें, आप अर्ली खोल लें, आप अर्ली बंद कर लें। तो देखें यहाँ पर तो हमें करना चाहिए, लेकिन जो स्मॉग में चीजें हमें अब जो ज्यादा इसमें हिस्सा डाल रही हैं उसको तो पहले आप ओवरकम करें ना। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उन जो हमारे किसान हैं
उन्हें थ्रेशर्स देने चाहिए, उन्हें नई मशीनरी देनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो गाड़ियां हैं इनके हवाले से कुछ सोचना चाहिए ना। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो स्मॉग में वो गाड़ियां हैं, वो डस्ट है, बिल्कुल सफाई प्रॉपर तरीके से कराई जानी चाहिए ताकि जो आपका डस्ट उड़ता है वो इंडस्ट्रियल धुआं जो है इंडस्ट्री में से धुआं निकलता है कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन यस करता है। और देखें जो चीज़, लेकिन उसके लिए भी बात है ना, हमें इस बात को भी देखना है कि वहाँ पर भी अगर उन्हें उसको रोकना है तो उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो देना पड़ेगा ना उसका, उनका कुछ ना कुछ। हाँ जी, गवर्नमेंट आसान किस्तों पे या आसान रेट्स के ऊपर उन्हें नए प्लांट्स या नई चीजें लगाने के लिए उससे मतलब ये किसानों को जैसे इन्होंने सब्सिडी में ट्रैक्टर्स दिए हैं तो ये थ्रेशर्स नहीं दे सकते देखिए दिस इज द पॉइंट कि बात ये ऑल्टरनेट देना था ना, अपने आप ट्रैक्टर की बजाय आप थ्रेशर्स देते जो उनके काम आता, जो उनके काम क्योंकि ये पता है कि सर्दियों से पहले जब फसलों के बकाया जात को और ये सर्दियों से पहले ही दिए ट्रैक्टर, सर्दियों से पहले जब स्मॉग की शुरू हो गई तो हम जहां पर भी चावल की फसल लगी हुई थी हमें वहां पर आग लगाने की बजाय वहां किसानों को हमें वो देने चाहिए थे, वो मशीनरी देनी चाहिए थी कि वो बकाया जात को आग ना लगाते और वो बकाया जात को बाहर निकाल लेते। तो देखें सोचना तो इस तरह से है, लेकिन ट्रैक्टर देना भी अच्छी बात है, इट इज अगेन गुड, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है प्रायोरिटी में वो रखना चाहिए था ना, जिसकी प्रायोरिटी में। देखें जिसे ट्रैक्टर चाहिए आप उसे ट्रैक्टर दें, और जिसने अपनी फसल के बकाया जात को आग लगानी आप उसे वो मशीनरी दें ताकि वो वहां पर उसको वो आग ना लगाए। तो ये तो जी पॉलिसीज बनाने की बात है फिर, लेकिन मतलब काम करते हैं लेकिन सही काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि सही काम नहीं करते, मतलब कि वो जो उस वक्त की नीड होती है ना, उस चीज को नहीं हाईलाइट किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता। चले हो सकता है कि हमारा प्लान प्रोग्राम सुनकर प्रोग्राम कर रहे हैं वो अगली दफा वो सर्दियों से पहले जहाँ पर आग लगती है बकाया जात को, गवर्नमेंट वहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर्स ले और वहाँ पर आग ना लगाने दे और उन किसानों को ऐसी मशीनरी दे कि वो उनको वहाँ से रिप्लेस कर सके, उनको वहाँ से रिप्लेस कर सके। लेकिन जो एक और मामला जो हाईलाइट किया जाता है जी, हमारे इंडिया से भी हवा आती है, उसकी वजह से भी स्मॉग आती है। देखिए इंडिया से हमारी वो लोगों के दरमियान ताल्लुकात तो अच्छे हैं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वहाँ से हमारे लोगों का आना जाना होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स का आना जाना होना चाहिए। आई एम इन वेरी फेवर ऑफ इट कि सबसे पहले आपके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है। देखिए तजारत अपनी जगह, मामलात अपनी जगह, तो पॉलिटिक्स को अलग रखें, बाकी सारे मामलात को अलग रखें। और जो हमारे बोन ऑफ कंटेंट्स, देखें हम पानी, कश्मीर हमारे इश्यूज हैं, हमें उस पर अलहदा बात करनी चाहिए, तजारत पे हमें अलहदा बात करनी चाहिए। और अपने और या तो ये हो ना कि हमारे मुल्क के अंदर इन ममालिक के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, जब वो वाया दुबई आ रहे हैं तो, और वो इतने फिर महंगे हो जाते हैं, जब वो स्मगल होके आते हैं। देखिए हमारे सब्जियों का यहाँ पर जो इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाता है, जब सब्जियां इंडिया से आया करती थी तो वो वहाँ पर जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होता था तो इंडिया से भेजते थे, वो यहाँ भेज देते थे, वो हमें भेजते थे, हम उन्हें भेज देते थे। बिल्कुल। तो जब हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए तो वो हमारे यहाँ पर मामलात और किस्म के ख़राब हो गए। तो अपनी तजारत को रखना चाहिए। देखें मैं अब बात में ये करना चाह रहा था कि नक्लो हरकत हमारे यहाँ पर गुड्स की होनी चाहिए, वो गंदी हवा की हो गई तो उसको नहीं आना चाहिए, बाकी मामलात को आना चाहिए। हम रोक भी नहीं सकते, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन देखें फिर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि और फिर उस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फिर पैसे की ज़रूरत है। देखें अब उसके लिए हमें फिर पैसा चाहिए, हुकूमतों को पैसा चाहिए, हुकूमतों को अपने अखराजात को कम करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे और हाँ जी। इन जगहों पर लगाना चाहिए ताकि वो आवाम के लिए और लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए वो काम आ सके। तो उम्मीद करते हैं, देखिए और हमारा देखिए वी डू नॉट क्रिटिसाइज जी, हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उन्हें डिफरेंट ऑप्शंस के हवाले से बता रहे होते हैं कि ये इस तरह ऑप्शंस भी है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, ये फिजिबल है। तो ये भी फिजिबल है, आप इस सिनेरियो को भी लेके चल सकते हैं। हम तो सिर्फ वो बता रहे होते हैं, हम लोग कोई तनकीद नहीं कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे होते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना है, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी है और हम किस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर बिलफर्ज अगर किसी बंदे ने इंडस्ट्री लगानी है
तो वो किस में लगा के उसको फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्री चल रही है, हमें उसके लिए इक़दामात ऐसे करने होंगे कि वो इंडस्ट्री चलती रहे और वो इंडस्ट्री बंद ना हो। अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले 22% पे चला गया। हाँ जी। अब वो नीचे आना शुरू हो गया है, जो कि एक बेहतरी वाली बात है। बेशक ऐसे। हम ये कहते हैं कि जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होएगा, जब तक आपका रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, जब तक आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपकी यूटिलिटीज़, आपका एनर्जी, आपका गैस, आपका बिजली है, जब तक वो कम नहीं होगा तब तक वो फिजिबल नहीं होगा। हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको अपने मुल्क की पैदावार को इम्प्रूव करना होगा। अच्छा। और वो तब बेहतर होगी जब आपकी कॉस्ट कम होगी। अब बात ये है कि हम तमाम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हाँ हैं, जी। मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स हमारे इंपोर्ट होते हैं। अब जब आप इतने बड़े रेट के ऊपर जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो अल्टीमेटली महंगा होगा। जब वो महंगा होगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं करता। नहीं करेगा। अब हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो हमेशा ये बात करता है कि आप जिस रेट पे बिजली हम देते हैं और जिस रेट पे बिजली बांग्लादेश और श्रीलंका देता है, हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते। अब आप कारपेट सेक्टर की बात कर लें, कारपेट सेक्टर के लोग ये कहते हैं कि हमारा चूंकि इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होती है, हाँ जी। उस लोग ज़्यादा फॉरेन कारपेट नहीं खरीद जी, लेते। जी। अब कानून ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट 3 महीने के बाद आएगी, 6 महीने के बाद आएगी, 9 महीने के बाद आएगी, तो आपको इतना उस पे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट फालतू देना पड़ेगा। अच्छा। अब वो देखें, इस तरह हमें सेक्टर वाइज स्टडी को करना पड़ेगा। अब जब उनका एक पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। उस प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा है, शेल्फ सही, लाइफ ज़्यादा जी। है, तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इस रेट को कम करें। कर तो दें। हमें ठीक है। फिर आप ये देख लें, हमने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया, वेरी गुड। हाँ। बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से एक आम मजदूर की जो तनख्वाह भी बढ़नी उजरत है वो चाहिए, बढ़नी हाँ, चाहिए, लेकिन उससे कॉस्ट भी तो बढ़ी। जी। फिर हम अब भी कह रहे थे कि अगर ये टैक्स हमारा जो टारगेट है पूरा वो नहीं पूरा होता तो नहीं हम होगा, लोग मिनी बजट लेकर फिर आएंगे। मिनी बजट लाएंगे, हाँ तो जी। उस पे हम इंपोर्ट पे और विद होल्डिंग्स को बढ़ाएंगे। अब हम ये नहीं कहते कि आप हमसे टैक्स ना लें, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप हमसे टैक्स लेते हैं तो रिफंड भी उसी तरह से कर दें। एग्जैक्टली। हमें रिफंड्स के भी प्रॉब्लम है, उसके भी प्रॉब्लम्स टैक्स की हैं, पॉलिसीज हाँ, की हाँ। प्रॉब्लम है, हमारी आसानियां देखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम एग्जैक्टली करें। आप जब आवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आवाम भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। आपका जो टारगेट पूरा नहीं होता वो भी हो जाया करेगा, टैक्स नेट में भी सारे आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली गिव एंड टेक होता है ना, आप किसी के लिए करेंगे तो आपके लिए भी कोई करेगा। तो काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम थोड़ी सी मैशत के ऊपर बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट के ऊपर बात की है। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।